तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बड़ी कह लो छोटी कह लो, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और जो हमारे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी थी, एक एनजेएसी कमेटी बनी थी, वो कैसे अब्रोगेट हुई, कैसे उसने वायलेट किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, आर्टिकल 50 का वायलेशन, ये आज हम सब कुछ देखने वाले हैं वन बाय वन। तो ये जो कंट्रोवर्सी है या टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले जानने से पहले, डाइव इनटू करने से पहले, हम देख लेते हैं कि जो जजेस है या जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका एक्चुअली में जो अपॉइंटमेंट है वो होता कैसे है। तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट है जजेस का या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के, उसका अपॉइंटमेंट देखने से पहले हम जान लेते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 34 मेंबर्स की या 34 जजेस की। इन 34 जजेस में से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 होते हैं अदर जजेस, जैसे हम प्रिजनी जजेस भी बोलते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनका अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये अकेला नहीं करता, ये करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई या अदर जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या अदर judges को विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई और अदर जजेस। अब बात एक यहां पे ये आती है, ये जो हमारे हैं प्रेसिडेंट, ये है एग्जीक्यूटिव। अब इससे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ हमारे गवर्नमेंट क्या होते हैं। पहले तो ये जानिए, जो हमारा जो जुडिशरी है, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी है इंडिपेंडेंट, एंड इंटीग्रेटेड। पहले इंटीग्रेटेड देखते हैं। देखो, जो हमारे इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो एक पैरामीडियल या प्रीसीडेंस फॉलो करता है, जैसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसीडेंस बोलते हैं। प्रीसीडेंस सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर डाउन में आता है हाई कोर्ट, और फिर यहां पे आते हैं लोकल कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब सबसे पहले आप अपील डायरेक्टली आप यहां नहीं कर देते हैं, वो बात अलग है जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, कुछ और अदर्स जो चीजें टॉपिक है उस बारे में नहीं देख रहे, हम अभी सिर्फ नॉर्मल केसेस में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपील करते हो, यहाँ पे अपना केस लेके जाते हो। इसके वर्डिक्ट से आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आपका केस हाई कोर्ट में जाता है। फिर हाई कोर्ट का जो जज है, अगर आप यहां से भी, या उनको लगता है कि एक हायर ऑर्डर ऑफ जज चाहिए, तो आर्टिकल 134A से वो एक अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। या जब आप इनका जो वर्डिक्ट है उसको आपको पसंद नहीं आता, तो अपनी आप अपील डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो एक ऑर्डर हम जो फॉलो कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसीडेंस। सबसे ऊपर अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंटीग्रेटेड मतलब कि सारे जुड़े हुए, जुड़े इन सेंस, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया तो वर्डिक्ट इसके ऊपर बाइंडिंग है, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट इसके ऊपर बाइंडिंग है। तो ये हमें बात जाननी है कि सारे के सारे जो केसेस है, जो कोर्ट्स है, ये इंटीग्रेटेड है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट इन सेंस जजमेंट या वर्डिक्ट। देखो, हमारा जो स्टेट होती है ना, या हमारा जो गवर्नमेंट होती है, वो 3 तरीके से बना होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब ये गवर्नमेंट का पार्ट है जुडिशरी। अगर इसी का पार्ट है, मतलब ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, बट यहां पे एक बात देखने वाली है, जुडिशरी है ना, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है while performing justice।
while performing justice, judiciary will be independent from executive and legislature, but while performing administrative function, तब ये होगा पार्ट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो बहुत सारे केसेस आते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट पे करती है तो वो गवर्नमेंट यूनियन के भी खिलाफ कर देते हैं। आप देखा होगा कि XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ समवट और या यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट जुडिशरी हमने यहां बता दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि जुडिशरी स्टेट के विरुद्ध जाएगा? बिकॉज स्टेट का ही पार्ट जुडिशरी है। अगर हम इसको इंडिपेंडेंट ना रखे तो ये तो इसी के फेवर में ही बात करेगा। तो मतलब ये क्या हो गई, ये डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई। तो इस केस में while performing justice we keep judiciary out of what? Out of the league of state and we keep them in independent form। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक। अच्छा अब टॉपिक पे आते हैं। तो हमने बोला कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज एन एग्जीक्यूटिव विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। अब हमने यहां पे बोल दिया कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। जुडिशरी के जो जजेस हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं जुडिशरी को, वो आप एग्जीक्यूटिव के उससे आप अपॉइंट कर रहे हो। मतलब यहां पे एक चीज गड़बड़ आ गई, ये जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की यहां पे डाउट में आ गई। तो हम एक क्वेश्चन रखते हैं कि जो कंसल्टेशन है, जो ये सीजीआई जो कंसल्टेशन करेगा, जजेस कंसल्टेशन करेंगे कि भाई इस बंदे को सीजीआई बनाना या नहीं बनाना, क्या ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट या नॉट? अगर ये बाइंडिंग है, जैसे हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 74 में हमने क्या पढ़ा था कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो एड एंड एडवाइस होती है दैट इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। तो वैसे ही क्या ये बाइंडिंग है? अगर ये बाइंडिंग नहीं है तो यहां पे तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी हो गई, तो इंडिपेंडेंस कैसे रहा जुडिशरी? अगर ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग है तो यहां पे लिखने की जरूरत क्या थी कि बाय द प्रेसिडेंट। सीजीआई ने बोला कि XYZ को बनाना है तो फिर तो ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट को, और इसके पास चॉइस ही नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दो ना कि सीजीआई की उससे बनेगा। ये बाय द प्रेसिडेंट क्यों लिखना है? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियर नहीं बता गई कि जो ये XYZ है, XYZ जो पर्सन जो हम बनाएंगे या जो ओपिनियन दे रहे हैं, क्या ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट को या बाइंडिंग नहीं है? सवाल उठे। तो अब हम 3 जजेस केस पढ़ने वाले हैं जो इसी से ही हमें रिलेटेड बताएगा। 3 जजेस केस। पहला केस हुआ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो बात देख लेंगे। पहले एसपी गुप्ता केस था। इससे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसका ही बैकग्राउंड देखते हैं। सबको पता होगा कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती, इसको हम दूसरी एक वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसमें जस्टिस नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती केस में हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का क्या मतलब है कि जब आर्टिकल 13 जो था, आर्टिकल 13 क्या आता है कि अगर कोई लॉ या एक्ट या रेगुलेशन ऐसा बना है दैट abrogates the fundamental rights of an individual will be null and void। अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट्स ऑफ किसके? सिटीजन के, विल बी नल एंड वॉइड। तो हमारी इंदिरा गांधी मैडम क्या करती है, वो अपने आर्टिकल 368 दैट गिव्स द पावर ऑफ यूनियन टू यूनियन इन ऑर्डर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 13 को ही क्या कर देती है? अमेंड कर देती है और बोलती है कि आर्टिकल 368 का यूज करके जो भी यूनियन अमेंडमेंट करेगा, जो भी एक्ट करेगा, वो
बाइंडिंग नहीं होगा आर्टिकल 13 के, वो लॉ कहलाएगा ही नहीं, उससे बाहर है, एक्सेप्शन है। आर्टिकल 368 के अंदर जो लॉ बना है दैट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 13। मतलब वो तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है आर्टिकल 368 का वो करके, और आप कुछ चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट का, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, और ये एनफोर्स कौन करवाता है? सुप्रीम कोर्ट करवाता है। और किसके थ्रू कराता है? आर्टिकल 13 के थ्रू करवाता है। बट अगर आपने आर्टिकल 13 ही छीन लिया तो फिर आप उसको एनफोर्स कैसे करवाओगे? ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। फिर तो तुम्हारा आर्टिकल 32 भी खतरे में है। तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इजाद हुआ और उसमें बोला गया कि एग्जीक्यूटिव, तुम देखो, तुम जो लॉ बनाना बनाओ, तुम्हें जो चीज अमेंड करनी है करो, बट हम एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना रहे हैं, इसको आप छेड़ नहीं सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या क्या पार्ट होगा ये हम टाइम चलते बताएंगे, ठीक है जी। तो टाइम चलते बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कुछ चीजें ऐड होती गई, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अलावा कुछ भी आप अमेंड कर सकते हो, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप छू नहीं सकते। अच्छा, ये सुन के तो इंदिरा गांधी मैडम बड़ी वो हो गई कि भैया ये कैसे हमारे अगेंस्ट कुछ जजमेंट दे सकते हैं। तो ये जो इसका जो बेंच बैठा था ना, 7:6 के रेशियो से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया गया था? फाइनल किया गया था। 7 एग्री कर रहे थे, 6 इस स्ट्रक्चर को एग्री नहीं कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने इस जजमेंट के बाद एक सुपर सेशन बुलाया। सुपर सेशन में जो एएन रॉय थे, ये कौन था ये बताऊंगा, एएन राय थे, इनको सुपरसीड करके सीजीआई बना दिया। को क्या कर दिया? इनको सीजीआई बना दिया। ये बात सुन के हल्ला मच गया। ये सुन के ये जो वर्डिक्ट है ये करके हल्ला मच गया पूरे इंडिया में। दो तरीके से हल्ला मचा। पहली बात, एग्जीक्यूटिव कैसे आप इंटरफेयर कर सकते हैं जुडिशरी में, इंडिपेंडेंस पे डाउट आ गया। दूसरा, देखो यहां पे होता क्या था उस टाइम, सपोज करो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा एक सपोज, वैसे तो 33 34 है, पहले कम थे, ये तो अब हुए, ऊपर सबसे सीजीआई होता है, ठीक है। अब जब ये सीजीआई रिटायर हो जाता है तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होता है वो सीजीआई बनता है, ठीक है। फिर जब ये रिटायर हो जाता है जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होता है वो बनता है, तो ऐसे की चेन बनती रहती है। जो ये एएन रे का पार्ट था, एएन रे बहुत ही नीचे थे, बहुत ही जूनियर थे, और उनको लाके सीजीआई बना दिया। इंदिरा गांधी मैडम कुछ भी करती रहती है अभी। इससे भी एक हल्ला मच गया कि जो आप चीन है, चीन के रोड़ी करे तो क्या करें। तो यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और यहां से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो पार्ट था वो उसकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब यहां पे इंटरफेरेंस आ गया एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में, जो बहुत ही बड़ा हल्ला था। तो एक केस आया 3 जजेस केस में से, पहला केस आया एसपी गुप्ता केस। ठीक है जी, एसपी गुप्ता केस जो आया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया आपका 1982 में। 1982 में। अच्छा एक बात बताओ, सुपर सेशन किसने बुलाया? इंदिरा गांधी ने बुलाया। इंदिरा गांधी, अच्छा हमने यहां पे पढ़ा है कि बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी ने अपने आर्टिकल 74 को यूज करके एड एंड एडवाइस दी किसको? प्रेसिडेंट को, कि आप एएन रॉय को क्या बनाओ? सीजीआई बनाओ। प्रेसिडेंट को ये आर्टिकल 74 में जो एड एंड एडवाइस गिवन है ये माननी पड़ेगी, नहीं मानी तो प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट हो सकती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो हम सोचते हैं यार, जो ये एग्जीक्यूटिव, जो ये कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई है, ये बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है? ये भाई हमें बता दो। तो एसपी गुप्ता केस में ये जो सवाल था कि बाइंडिंग है नहीं है, ये इसमें एसपी गुप्ता केस में बोला कि ये जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग जो कंसल्टेशन कर रहा है, बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ यूकॉम, यूकॉम मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हम आर्टिकल 75 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 75 में यूकॉम पढ़ते हैं, आर्टिकल 74 में एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ यूकॉम टू द प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब ये भूल जाओ।
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ओनली बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किससे बना हुआ है? यूकॉम से बना हुआ है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेगी वही बनेगा सीजीआई, उसके अलावा कोई सीजीआई बनेगा ही नहीं। ये क्या बोल दिया? ये तो गड़बड़ हो गई कि भाई ये तो बाइंडिंग ही नहीं है। आप जो हम कंसल्टेशन कर रहे हैं बाइंडिंग ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, ये जो वर्डिक्ट था ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये गया एग्जीक्यूटिव के फेवर में। इसको वापस से चैलेंज किया गया 1993 में। स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 में इसको चैलेंज किया गया। 1993 में बोला गया कि जो जुडिशियल का मैटर्स है ना, जुडिशियल मैटर्स है, यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हुई। ये क्या है? पर्सनल मैटर ऑफ जुडिशियरी है। जुडिशियल मैटर्स पर्सनल मैटर्स ऑफ जुडिशियरी है, और एग्जीक्यूटिव का उस मैटर्स में कोई रोल नहीं है। ये साफ साफ कह दिया गया स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस में। और यहां पे अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया गया? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए और सीजीआई के लिए एक कोलिजियम सिस्टम बनाया गया, जो उस टाइम एक मेंबर था, दैट इज सीजीआई। ये एक मेंबर सीजीआई कंसल्ट करता था प्रेसिडेंट को, विच इज बाइंडिंग टू हिम, और प्रेसिडेंट आगे क्या करता था? उसको सीजीआई डिक्लेयर करता था। तो इसमें ये बोला गया कि जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट है उस समय एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक सेम लेवल पे होना बहुत ही घातक है, और ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसका जो सिस्टम था ना, कोलिजियम सिस्टम, ये थोड़ा क्लियर नहीं था। ये थोड़ा क्लियर नहीं था। तो आर्टिकल 136 के अंदर एक प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि कोई भी एक्ट बनाया जाता है या कोई लॉ बनता है, रेगुलेशन बनता है, तो जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन मांग सकता है कि भाई मुझे क्लियर करो कि इसमें लिखा क्या है। तो जो थर्ड जो केस था वो केस नहीं था, वो ऐसा रेफरेंस था आर्टिकल 136 का। वो क्या था वो पढ़ते हैं। सॉरी, आर्टिकल 143, नॉट 136, 143। तो इसमें क्या हुआ, जो थर्ड केस था, थर्ड केस, इसमें ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। इसमें प्रेसिडेंट ने बोला यार मुझे ये कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, बट थोड़ा समझा दो कि ये है क्या। तो उस टाइम बोला गया जुडिशरी ने कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी है। इसके होंगे 5 मेंबर्स, और ये 5 मेंबर्स का जो ग्रुप है ये नेक्स्ट क्या करेगा? इलेक्ट करेगा सीजेआई। यहां तक कहानी हुई। तो इसमें बोला गया भाई जो कोलिजियम सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक बॉडी होगी, और 5 मेंबर हो गए जजेस का, और वो इलेक्ट करेंगे क्या? नेक्स्ट सीजेआई। अब यहां पे एक बात आती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट होगी, इसके बाद यस इट इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब जो भी, ये रबर स्टैम्प वाली बात आ गई वापस से प्रेसिडेंट की। जो भी ये 5 मेंबरी कमेटी बोलेगी कि हाँ भाई ये XYZ को बंदे को बनाना है क्या, प्रेसिडेंट, सॉरी सीजीआई, प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है जी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई। हाँ जी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई। एक हल्की सी दिक्कत आई कि यहां पे ना फेवरेटिज्म शुरू हो गई, नेपोटिज्म शुरू हो गया। मैं सीजीआई हूं तो मैं अपने बेटे, रिलेटिव, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, ताई के बेटे को ही अपॉइंट करूंगा एज नेक्स्ट सीजीआई। यहां पे थोड़ी फेवरेटिज्म शुरू हो गई, दिक्कत वाली ये भी बात थी। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे क्लियर हो गया सबका।
और ये जो कॉन्सेप्ट था जो आया इसके बाद, ये तो और भी घटिया था, जो कि आगे फर्दर एब्रोगेट हुआ क्योंकि ये वायलेट कर रहा था। एक 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट ने क्या करा, 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसने क्या करा, इसने बोला कि यार ये जो फेवरेटिज्म है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हम एक एनजीएसी बना रहे हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एक एनजीएसी बना रहे हैं। और जो ये कमिटी है ना एनजीएसी, दिस एनजीएसी कमिटी विल अपॉइंट द नेक्स्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनी, इसमें क्या हुआ, इसमें अलग ही सिस्टम था। इसमें बोला कि देखो, आपको ये नहीं पसंद कि 100% एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करे, आपको ये नहीं पसंद, हमें ये नहीं पसंद कि 100% जुडिशरी इंटरफेरेंस करे। एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करेगा तो एनरॉय वाला सिस्टम हो जाएगा जो इंदिरा गांधी ने करा था केशवानंद भारती केस के बारे में। जुडिशियल 100% करेगा तो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, हमें ये भी नहीं पसंद। तो क्या करा जाए, हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, 50:50 का रेशियो करते हैं। आधा लेगा एग्जीक्यूटिव, आधा लेगा जुडिशरी, और दोनों मिलके क्या करेंगे, नेक्स्ट सीजीआई या जज को अपॉइंट करेंगे। सीम्स लाइक अ प्लान। क्या था इसमें ये बोला था कि जो एनजीएसी है, दिस कमिटी will be of 6 members, जिसमें से 3 मेंबर और 3 मेंबर्स, इसके बारे में बात करेंगे। जो 3 मेंबर्स है ये जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे, और ये 3 मेंबर है नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड, एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियस सी बात है। जुडिशियल मेंबर्स में पहला होगा सीजीआई, और दूसरा और तीसरा जो ये पर्सन होंगे ये अपॉइंटेड बाय सीजीआई। कौन इसे अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करेगा सीजीआई। सेकेंड एंड थर्ड विल बी अपॉइंटेड बाय सीजीआई, ठीक है, किसी को भी कर सकता है, बट दे विल बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड। नॉन जुडिशियल में अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी। इसमें बोला कि पहला होगा यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, कंपल्सरी। जो दूसरा और तीसरा होगा ना, जो दूसरा और तीसरा होगा ये अपॉइंट होंगे, अपॉइंटेड बाय अदर कमिटी। अलग ही खिचड़ी अभी। इन दो को कौन अपॉइंट करेगा, अदर कमिटी, जिसके मेंबर्स होंगे 3 मेंबर्स। कौन कौन, पहला सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। क्या खिचड़ी बनी, अलग ही खिचड़ी बनी भाई ये तो समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब हद ही हो गई। ये अपॉइंटमेंट के लिए भी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ऐसी बात हो गई भाई, ठीक है। तो क्या किया जाए, ये तो भाई और ही खिचड़ी बन गई। हम तो खिचड़ी बनने से बचा रहे थे, तो खिचड़ी बना दी इन्होंने। अच्छे से प्रॉब्लम क्या थी, हमने पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आपने आर्टिकल 50 के बारे में पढ़ा था थोड़ा। आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, उसमें क्या बोला गया था कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है,
ये इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एक्ट्स को परफॉर्म कर रहा है। जैसे पहले आईएएस होते थे, यूपीएससी वाले जो क्लियर करके आईएएस बनते थे, वो एग्जीक्यूटिव रोल भी परफॉर्म करते थे और जुडिशरी वो जस्टिस भी देने का काम करता है, जो कि गलत है। तो आर्टिकल 50 में इंडिपेंडेंट रखा है। बात समझना, जो आर्टिकल 50 है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, दैट मींस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, और इस पे जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू तो सब पे होता है, बट 9th शेड्यूल का थोड़ा अलग है, वो भी अब आ गया जुडिशियल रिव्यू के अंदर आफ्टर कोलम 2007 केस। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि कोई भी एक्ट, कोई भी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एक्ट करता है, उसके खिलाफ जो जुडिशरी है वो एक अपना बोलते हैं ना कि एक रिव्यू दे सकती है कि वो सही है या नहीं, अगर नहीं है तो उसे वहीं पे ही नल एंड वॉइड कर देगी। तो अब यहां पे देखो कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कोई भी पार्ट में दखल अंदाजी नहीं करेगा। यहां पे तुमने क्या करा, साफ साफ एग्जीक्यूटिव 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 क्या कर रहा है, एनजीएसी अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई में क्या कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये पूरा का पूरा सिस्टम था क्या, वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 50, दैट इज वायोलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। फोर्थ जजेस केस में जो स्कोरा, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इसको बोलते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, और इसमें एक वर्डिक्ट आया कि जो ये एनजीएसी है, एनजेएसी बकवास चीज है, दिस वायलेट्स। अच्छा, ये एनजीएसी को क्या किया, जुडिशियल रिव्यू किया, वापिस से आगे पावर जुडिशियल रिव्यू की, रिव्यू किया कि यार ये सही है नहीं है, और देखा गया यार ये तो आर्टिकल 50 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 50 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो गलत बात है। ये तो जो नींव है जुडिशरी की कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, उसको ही दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसको क्या कर दिया आपने, नल एंड वॉइड। अब क्या करें, ये भी खत्म हो गया। अब वापस से कोलिजियम सिस्टम अपनाया गया है विद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, ये एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो के लिए, बट समझ लीजिए वापस से कोलिजियम सिस्टम अपना दिया गया है विद थोड़ा उसको एडवांस लेके कि भाई जो पहले का कोलिजियम सिस्टम था उसको हल्का सा एडवांस कर दिया, और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को हम अब फॉलो करते हैं टू चूज आवर नेक्स्ट सीजीआई और जजेस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे विच इज इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। तो तब तक के लिए इतना ही।